हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चले शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज़ द मेंबर ऑफ सब फाइलम स्पोरोजोआ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो सब फाइलम स्पोरोजोआ का मेंबर है। अमॉन्ग द 4 स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ द ह्यूमन इन्फेक्टिंग मलेरिया फीवर पैरासाइट। प्लाज्मोडियम के 4 स्पीशीज़ में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पीशीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है ह्यूमन के अंदर मलेरिया फीवर के पैरासाइट के तौर पे, यानी कि ह्यूमन के अंदर मलेरिया फीवर करवाने वाले पैरासाइट के तौर पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। इट इज़ द काउजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वाइवेक्स मलेरिया विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ 48-hour साइकिल बिटवीन द फर्स्ट मलेरिया फीवर एंड सब्सिक्वेंट रीअकरेंस ऑफ चिल्स एंड फीवर। ये वाइवेक्स मलेरिया को काउज कराने वाला ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट है जिसकी ख़ासियत क्या है कि हर 2 दिन के बाद मलेरिया की फ़ीवर आती है कपकपी वाले बुखार के साथ। ओके। सिस्टमैटिक पोजीशन। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास स्टीलोस्पोरिया, सब क्लास कॉकीडिया, ऑर्डर यूकॉकीडिया, सब ऑर्डर Hemosporina, genus Plasmodium, species Vivax. Geographical distribution. Plasmodium vivax is the most widely distributed. ये जो पैरासाइट है Plasmodium vivax, ये बहुत ज़्यादा हर जगह पे पाया जाने वाला पैरासाइट, ठीक है। इट एग्जिस्ट मेनली इन टेम्परेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के टेम्परेट रीजन्स में सबसे ज़्यादा मिलता है। नोट: Charles Louis Alphonse Laveron identified and observed the Plasmodium parasite in the blood of malaria-infected individuals. Charles Louis Alphonse Laveron ने मलेरिया इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के ब्लड में सबसे पहले पैरासाइट को, यानी जो प्लाज्मोडियम है, उसको आइडेंटिफाई किया था, पहचाना था और ऑब्जर्व किया था। ओके। नाउ structure of plasmodium. Size 11 to 12 micrometer in length and 0.5 to 1 micrometer in width. The sporozoite of plasmodium is a long, slender, spindle-shaped or sickle-shaped body with a pointed anterior end and posterior end. यानी जो स्पोरोजोइट है प्लाज्मोडियम के स्ट्रक्चर में हम लोग इसके इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ओके। जिसका जो साइज़ है यानी कि लेंथ है वो 11 से 12 माइक्रोमीटर होता है और इसका जो चौड़ाई है वो 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर लेंथ विड्थ होता है। ओके। तो ये जो स्पोरोजोइट है प्लाज्मोडियम का, जो स्पोरोजोइट वाला स्टेज है वो लॉन्ग होता है, स्लेंडर होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप्ड मीन्स दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड इसका जो है वो पॉइंटेड होगा और बीच से थोड़ा सा वाइड होगा, ठीक है। इस तरीके का होता है। द आउटर कवरिंग इज़ द पेलिकल इज सपोर्टेड माइक्रोट्यूब्यूल्स विच गिव्स शेप, स्ट्रेंथ एंड हेल्प इन मूवमेंट। जो इस स्पोरोजोइट है उसका आउटर कवरिंग जो होता है वो पेलिकल होता है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से सपोर्टेड होता है, यानी इस पेलिकल को अंदर माइक्रोट्यूब्यूल सपोर्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से इसको शेप मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है और इस माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से ये मूवमेंट कर पाता है। इनसाइड द साइटोप्लाज्म इट हैज़ अ न्यूक्लियस दैट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़, अ माइटोकॉन्ड्रिया दैट सप्लाइज एनर्जी एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स विच आर ट्विस्टेड ट्यूब्स। यानी कि स्पोरोजोइट के साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस होता है जो कि सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी सप्लाई करता है और इसमें बहुत सारे या कुछ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि ट्विस्टेड ट्यूब्स होते हैं, घुमे हुए ट्यूब्स होते हैं। ओके। एट द एंटीरियर एंड द स्पोरोजोइट हैज़ अ स्पेशल इन्वेजन स्ट्रक्चर्स। यानी कि जो ये स्पोरोजोइट है उसके एंटीरियर एंड पे एक स्पेशल इन्वेजन स्ट्रक्चर्स होता है, यानी इन्वेजन यानी घुसने वाला स्ट्रक्चर होता है। कौन कौन सा होता है? द पेयर्ड ऑर्गेनल्स होता है विच रिलीज सिक्रीटरी सब्सटेंसेस, यानी कि इसके एंटीरियर एंड पे पेयर्ड ऑर्गेनल्स पाया जाता है जो कि सिक्रीटरी सब्सटेंसेस रिलीज करता है। एक माइक्रोपाइल मतलब माइक्रोपाइल होता है इसके एंटीरियर पोर्शन में जो कि एक स्मॉल ओपनिंग है थ्रू विच दीज सिक्रीशंस आर डिस्चार्ज
जिस ओपनिंग से ये जो पेयर्ड ऑर्गेनल्स के अंदर जो सिक्रीटरी सब्सटेंस बनते हैं वो इस ओपनिंग से बाहर की ओर निकलता है। एंड द एपिकल कैप, अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। और लास्ट में एक एपिकल कैप होता है एंटीरियर एंड पे, जो कि एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि मदद करता है किस चीज़ में, द पैरासाइट टू अटैच एंड पेनिट्रेट इनटू द होस्ट लिवर सेल और रेड ब्लड सेल। ये होस्ट के लिवर सेल से या रेड ब्लड सेल से अटैचमेंट में हेल्प करता है एपिकल कैप। और जो माइक्रोपाइल जो ओपनिंग है उससे सिक्रीशन निकलता है। तो सिक्रीशन जो निकल रहा है वो क्या बेसिकली क्या करता होगा कि जो होस्ट का लिवर सेल है या ब्लड सेल है उसको डाइजेस्ट करने में या फिर थोड़ा सा सॉफ्टन करने में हेल्प करता होगा, जिसकी वजह से स्पोरोजोइट उसके अंदर घुस सके। ठीक है, थस स्पोरोजोइट इज़ एन इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। इस तरीके से प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो क्या है, स्पोरोजोइट है। यह है इमेज, देख सकते हो आप। यहाँ पे एपिकल कैप दिखाया है और को लेट मी शो यू। यहाँ देख सकते हो ये एपिकल कैप है और ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ पेलिकल है, जो कि क्या कर रहा है, ये पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे पेयर्ड ऑर्गेनल्स है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस है, पेलिकल है जो कि आउटर कवरिंग है, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी सप्लाई, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, और यहाँ माइक्रोपाइल है। ओके, तो इस माइक्रोपाइल से, ये जो माइक्रोपाइल आप देख रहे हो, इसका सिक्रीशन जो इसके अंदर जो सब्सटेंसेस बनते हैं वो इस से निकलता है। और ये जो आप देख रहे हो ना एपिकल कैप, आई विल चेंज द कलर। हाँ, तो यहाँ पे ये जो आप एपिकल कैप देख रहे हो ये क्या करता है, सेल से अटैचमेंट में हेल्प करता है। और ये इस माइक्रोपाइल से वो सिक्रीशन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से सेल के अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को समझने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक वीडियो देखें, मलेरिया किस तरीके से काउज करता है ये पैरासाइट ह्यूमन के बॉडी में। उसका एक वीडियो है जो कि मैं पता नहीं कॉपीराइट आएगा क्या होगा, आई डोंट नो, बट उस वीडियो को देख के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मलेरिया क्या होता है। तो लेक्चर अंडरस्टैंड करने से पहले आप वीडियो अगर देख लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ, लेक्चर का ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा बट कोई बात नहीं है। तो आप लोग पहले वीडियो देखो, उसके बाद हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाले ये जो टॉपिक है यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, Life cycle of malarial parasite. Aim: to study the life cycle of malarial parasite Plasmodium. The life cycle of malarial parasites in humans begins with a bite from a malaria-infected mosquito. When an infected female Anopheles mosquito bites a person, they inject the Plasmodium parasites in the form of sporozoites into the bloodstream. The sporozoites pass quickly into the human liver and enters the liver cells. These sporozoites multiply asexually in the liver cells. The liver cells eventually rupture and release more parasites in the form of merozoites and are released into the blood. In the bloodstream, the merozoites invade red blood cells where they continue to multiply asexually until the cells burst. The resulting merozoites again enter the red blood cells and develop into male and female reproductive cells called gamocytes that circulate in the bloodstream. These gametocytes are transformed to another mosquito when it feeds on the infected human. The phase of sexual reproduction continues in the mosquito.
The gametocytes inside the mosquito further develop into mature sex cells called gametes, and later the gametes fertilize to form a zygote. These fertilized female gametes or zygote develop into oocytes that burrow through the mosquito's midgut wall and form oocysts. The oocyst eventually bursts and releases sporozoites, which migrate to the salivary gland of mosquito. When this mosquito bites a healthy human being, the sporozoites enter into his body. In this way, the life cycle of malarial parasites continue and the toxins released from the ruptured red blood cells causing the symptoms of malaria in human beings. ओके तो अब हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज डाइजेनेटिक। इट इज़ कंप्लीटेड इन 2 होस्ट, मैन एंड मस्कीटो, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। यानी जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का वो डाइजेनेटिक है, यानी कि इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट रिक्वायर होते हैं। होस्ट का मतलब जिसमें पैरासाइट रहता है, या तो बाहर या फिर अंदर। लेकिन मैन और मस्कीटो के केस में ये जो पैरासाइट है वो अंदर रहता है, यानी एंडो पैरासाइट है ये। ओके, तो मस्कीटो कौन सा? फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। ओके, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो को डेफिनेट होस्ट कहते हैं और वेक्टर कहते हैं। डेफिनेट होस्ट इसलिए कह रहे क्योंकि इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो फेज़ होता है वो कंप्लीट होता है। और वेक्टर इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को कैरी करके ह्यूमन तक ले जाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या है? मैन और ह्यूमन, जिसको इंटरमीडिएट होस्ट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं इंटरमीडिएट होस्ट? क्योंकि मैन और ह्यूमन में ए सेक्शुअल फेज़ जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का कंप्लीट होता है। ओके तो सबसे पहले ए सेक्शुअल साइकिल जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का मैन के अंदर, उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इन्फेक्शन। A healthy person acquires infection when a female Anopheles mosquito bites him and injects saliva containing sporozoites into the bloodstream. एक हेल्दी पर्सन इन्फेक्शन कब एक्वायर करता है, यानी उसको कब इन्फेक्शन होता है? जब एक इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो उसको काटती है और अपने सलाइवा के साथ, उसके सलाइवा में जो स्पोरोजोइट्स जो कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम है वो प्रेजेंट होता है। तो जब वो काटती है एक हेल्दी पर्सन को तो उसके सलाइवा के साथ ये स्पोरोजोइट्स उसके ब्लड में चला जाता है। द सलाइवा एक्ट एज एन एंटीकोआगुलेंट। और ये जो सलाइवा है वो किस तरह एक्ट करता है? एक एंटीकोआगुलेंट की तरह, यानी कि ब्लड को कोआगुलेट होने से रोकता है एट द साइट ऑफ बाइट, यानी जिस जगह पे काट रही है उस जगह पे खून को जमने से रोकता है ताकि इजी स्पोरोजोइट्स का फ्लो हो सके ब्लड स्ट्रीम में। ओके, वाइल द स्पोरोजोइट्स एंटर एंड काउज मलेरियल इन्फेक्शन। यानी कि काटते टाइम में सलाइवा रिलीज़ करती है, यानी सलाइवा के साथ स्पोरोजोइट्स को अंदर डालती है ताकि ब्लड जमे ना और इजीली स्पोरोजोइट्स जो है वो मलेरियल इन्फेक्शन काउज कर सके। तो समझ में आया कि इन्फेक्शन कैसे शुरू होता है। जब एक इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो अपने सलाइवा में मौजूद स्पोरोजोइट्स के साथ एक हेल्दी पर्सन को काटती है तो उसके सलाइवा के साथ स्पोरोजोइट्स उसके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वो उस हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन काउज करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज है लिवर साइजोगोनी, स्काइजोगोनी या साइजोगोनी, कुछ भी बोलो। द स्पोरोजोइट्स रीच द लिवर एंड इन्वेड हेपेटिक सेल्स आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर सर्कुलेटिंग इन द ह्यूमन ब्लड। ये जो स्पोरोजोइट्स है वो लिवर तक चला जाता है, यानी लिवर को रीच करता है और लिवर के हेपेटिक सेल्स को इन्वेड करके यानी उसमें घुस जाता है। कब? लगभग आधे घंटे पूरे ब्लड में सर्कुलेट होने के बाद ये लिवर तक पहुंचता है, फिर लिवर के हेपेटिक सेल में ये घुसता है। एंड द मल्टीप्लाई एसेक्सुअली बाय साइजोगोनी इन 2 phases। और वहाँ लिवर सेल के अंदर ये एसेक्सुअली
बाइसाइजोगोनी यानी मल्टीपल फिजन के थ्रू वहाँ पे ये 2 फेज़ में मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट फेज़ इज़ pre-erythrocytic phase. After penetrating a hepatic cell, each sporozoite becomes cryptozoite. जब स्पोरोजोइट हेपेटिक सेल के अंदर पेनिट्रेट करके घुम यानी कि उसके अंदर छेद करके घुस जाता है, तो जब वो हेपेटिक सेल के अंदर चला गया तब हम उस स्पोरोजोइट को क्रिप्टोजोइट कहेंगे. ओके. इट ग्रो एंड बिकम ए स्फेरिकल स्काइजोंट. अब ये क्रिप्टोजोइट जो कि हेपेटिक सेल में मौजूद है वो ग्रो करता है और स्फेरिकल बन जाता है, जिसको आप नया टर्म जिसके लिए यूज़ किया गया है स्काइजोंट, जो कि नॉन पिगमेंटेड होता है. ठीक है. फिर इट डिवाइड्स बाय स्काइजोगोनी यानी मल्टीपल फिजन एंड फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिन्यूक्लिएट सेल्स, द क्रिप्टोमेरोजोइट्स. दे आर लिबरेटेड व्हेन लिवर सेल बर्स्ट. यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, स्पोरोजोइट लिवर सेल के अंदर घुसा तो हमने उसके लिए नया टर्म दिया क्रिप्टोजोइट. अब क्रिप्टोजोइट जब ग्रो किया स्फेरिकल शेप में हुआ तो उसको हम लोग कहने लगे स्काइजोंट. अब ये क्या करता है, डिवाइड करता है लिवर सेल के अंदर, तो डिवीजन के बाद जो नया सेल बना उसको हम कहेंगे क्रिप्टोमेरोजोइट्स. ये यूनिन्यूक्लिएट सेल्स होते हैं यानी इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है और ये बाहर निकलते हैं कब, जब लिवर सेल बर्स्ट हो जाता है यानी फट जाता है. बहुत सारे सेल्स उसके अंदर मौजूद होने की वजह से जब लिवर सेल फटता है तो ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स ब्लड में यानी कि लिवर में निकल जाते हैं. इन दिस फेज ब्लड रिमेन्स स्टेराइल एंड इट्स इनोक्यूलेशन डज नॉट प्रोड्यूस इन्फेक्शन. यानी कि अभी ये लिवर में ही है तो क्या हुआ, इस फेज़ में ब्लड जो है अभी भी स्टेराइल है यानी ब्लड में इन्फेक्शन नहीं हुआ, लिवर में इन्फेक्शन हुआ है. यानी कि लिवर में ये इन्फेक्टिव स्टेज मौजूद है लेकिन ब्लड में अभी मौजूद नहीं है. ठीक है. हालांकि ब्लड के थ्रू ही ये आया है लिवर में, लेकिन वो उस टाइम इन्फेक्शन शो नहीं करता यानी फीवर वगैरह नहीं आता. एंड इट्स इनोक्यूलेशन डज नॉट प्रोड्यूस इन्फेक्शन. और इसका जो जमावड़ा है यानी कि सेल का जो इंक्रीज इन नंबर है वो कोई इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि ब्लड अभी स्टेराइल है यानी कि बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ. नंबर 2, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फेज. Cryptomerozoites enter fresh liver cells and become metacryptozoites. They undergo schizogony and produce enormous number of metacryptomerozoites. Micro and macro metacryptomerozoites. They liberated when liver cell burst. चलो, जब पहली बार लिवर सेल के अंदर घुसा डिवीजन करने के बाद इसने क्या बनाया, क्रिप्टोमेरोजोइट्स. अब ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स लिवर सेल के बर्स्ट होने की वजह से ये बाहर निकला. अब ये नए लिवर सेल के अंदर घुसता है और तब ये बन जाता है मेटाक्रिप्टोजोइट्स. अब ये मेटाक्रिप्टोजोइट्स साइजोगोनी करता है यानी मल्टीपल फिजन करता है और बहुत सारे नए सेल्स बनाता है, तब हम उस सेल को कहते हैं मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स. अब ये मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स जो है वो 2 तरह का होता है, माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स और मैक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स. ठीक है. ये माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स जो है वो गैमेटोसाइट्स बनाएगा आगे जाके. नहीं, आई एम सो सॉरी. ये माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी करेगा यानी कि आरबीसी के अंदर घुस के अब मल्टीप्लिकेशन शो करेगा. लेकिन जो मैक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स है ये दोबारा से लिवर सेल के अंदर जाके वापस से अपना नंबर इंक्रीज़ करेगा. ठीक है. नोट, in the pre and exoerythrocytic phase, parasites remain protected in the liver from host immunity and anti-malarial drug without causing major harm to the host. यानी कि जो प्री और एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फेज़ है, इस फेज़ में पैरासाइट जो है वो होस्ट के इम्यूनिटी से प्रोटेक्टेड होते हैं यानी लिवर के अंदर ये बिल्कुल सेफ़ होते हैं. इनको जो होस्ट का इम्यूनिटी है वो किल नहीं कर पाता, मार नहीं पाता और एंटी मलेरियल ड्रग भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता. ठीक है. और इस टाइम पे ये होस्ट को बिल्कुल थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचाते, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते. इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, लिवर साइजोगोनी हो गया, लिवर मल्टीप्लिकेशन हो गया है. अब आरबीसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन की बारी है. ठीक है. तो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी यानी इरिथ्रोसाइट में मल्टीपल फिजन होगा इस पैरासाइट का. माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स आफ्टर एस्केपिंग इनटू ब्लड स्ट्रीम इन्वेड द इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज. यानी कि जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स है जब वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है यानी खून में मिल जाता है तब ये आरबीसी के अंदर घुसता है. दिस स्टार्ट्स द इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी विच इंक्लूड फॉलोइंग स्टेजेस.
ये आरबीसी के अंदर घुसता है और फिर ये साइजोगोनी स्टार्ट करता है, जिसके कुछ स्टेजेस हैं। कौन कौन? नंबर 1, ट्रोफोजोइड स्टेज। इनसाइड आरबीसी द माइक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजॉइड्स बिकम राउंडेड एंड मॉडिफाइड इनटू अ यंग ट्रोफोजोइड। सबसे पहले माइक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजॉइड आरबीसी के अंदर घुसता है और फिर ये राउंड हो जाता है, यानी मॉडिफाइड हो जाता है थोड़ा सा, और ये क्या कहलाता है? यंग ट्रोफोजोइड। ठीक है, किस तरीके देखने में लगता है? कुछ इस तरीके से, यू कैन सी हियर, ये कुछ इस तरीके का लगता है। ठीक है, एग्जाम में डायग्राम बना लेना। नाउ नंबर 2, signet ring stage. As trophozoite grow, it looks like a ring signet ring due to a large central vacuole with the nucleus at the side. यानी जैसे ट्रोफोजोइट ग्रो करता है, इसका जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड में हो जाता है और ये एक सिग्नेट रिंग स्टेज जैसा दिखने लगता है। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, जो पैरासाइट है वो क्या करता है, रेड ब्लड सेल का जो हीमोग्लोबिन है उसको तोड़ता है, उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन के टूटने की वजह से जो प्रोटीन निकलता है हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से, उस प्रोटीन को एज अ फूड ये कंज्यूम करता है, जबकि जो हीमेटिन पार्ट है हीमोग्लोबिन का, वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, जिसको मलेरियल पिगमेंट कहते हैं, जिसको हीमोजोइन कहते हैं। ठीक है, ये इसी हीमोजोइन की वजह से फ़ीवर और चिल्स आते हैं, यानी कपकपी वाली बुखार आती है, ठंड लगती है और काफ़ी तेज़ बुखार आती है, इसी केमिकल की वजह से, इसी टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से। ओके, तो अभी तक तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस बन गया है, लेकिन अभी निकला नहीं है, यानी अभी तक उस इंसान को फ़ीवर नहीं हुआ, अभी तक मलेरिया वाला फ़ीवर उसको नहीं आया है। ठीक है, नंबर 3, अमीबॉइड स्टेज. द सिग्नेट रिंग ट्रोफोजोइट develops into an active amoeboid ट्रोफोजोइट स्टेज. यानी जो ये सिग्नेट रिंग ट्रोफोजोइट स्टेज था वो अब एक्टिव अमीबॉइड ट्रोफोजोइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है. इन दिस स्टेज स्मॉल रेड इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स अपीयर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट आरबीसी नोन एज स्कफनर्स ग्रैन्यूल्स. इस स्टेज में एक छोटा सा इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स अपीयर होता है पैरासाइट में, ये आरबीसी के साइटोप्लाज्म में, जिसको स्कफनर्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं. ठीक है, नंबर 4, स्काइजोंट. द अमीबॉइड ट्रोफोजोइट enter active feeding becomes rounded, grow in size and becomes skyzont. ये अमीबॉइड ट्रोफोजोइट जो है वो एक्टिव फीडिंग करता है और जिसकी वजह से ये राउंड हो जाता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है और क्या बन जाता है, स्काइजोंट बन जाता है. ठीक है, इट अंडरगो स्काइजोगोनी एंड फॉर्म्स 12 to 24 न्यूक्लियाई विच गेट्स अरेंज्ड एट द पेरीफेरी. और ये स्काइजोंट साइजोगोनी करता है, यानी मल्टीपल फिजन करता है और अपने न्यूक्लियस को 12 से 24 बार मतलब कि अपने एक न्यूक्लियस का 12 से 24 न्यूक्लियस बना देता है, न्यूक्लियाई बना लेता है, जो कि सेल के पेरीफेरी पे यानी कि किनारे पे जाके अरेंज हो जाता है राउंड में. ईच न्यूक्लियस गेट्स सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्मिक मास एंड बिकम्स एन ओवल शेप्ड मिरोजोइड. अब हर एक न्यूक्लियस के पास साइटोप्लाज्मिक मास इकट्ठा हो जाता है और फिर ये क्या बन जाता है, ओवल. और जाहिर सी बात है कैरियोकाइनेसिस हो गया, अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन होगा और फिर वही होगा और ये क्या बन जाएगा, ओवल शेप मिरोजोइड बन जाएगा. ठीक है, द हीमोग्लोबिन ग्रेन्यूल्स आर गैदर्ड एट द सेंटर विद द रप्चर ऑफ द आरबीसी. द मिरोजोइड्स एंड हीमोजोइन आर लिबरेटेड इनटू द ब्लड प्लाज्मा. अब क्या होता है कि जो हीमोजोइन था वो इन सारे सेल्स के बनने की वजह से बीच में इकट्ठा हो जाता है और फिर क्योंकि इस आरबीसी के अंदर ये सारे सेल्स इंक्रीज़ हो गए हैं तो आरबीसी फट जाता है और इसके फटने की वजह से इसमें जितने मिरोजोइड्स थे और हीमोजोइन था वो सब बाहर की ओर निकल जाता है, यानी ब्लड में मिक्स हो जाता है. द टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रीअकरिंग एवरी 3 to 4 days. ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है, हीमोजोइन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ठंड का, यानी चिल के लिए और हाई फीवर के लिए, यानी तेज़ बुखार और ठंडी मलेरिया वाली बुखार और ठंड के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, यही केमिकल. क्योंकि ये सारा जो साइकिल है डिवीज़न का उसमें वक्त लगता है, इसलिए हर 2 दिन के बाद या 2-3 दिन के बाद ये बुखार तेज़ी से आता है और फिर डाउन होता है, फिर आता है, ये साइकिल चल रहा होता है.
ठीक है। 1 कंप्लीट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल टेक्स 48 आवर्स इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एक कंप्लीट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट होने में कितना लगता है? 2 दिन लगते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, ठीक है। इसलिए हर 2 दिन के बाद मलेरिया वाला बुखार, जिसको मलेरिया होता है उसको हर 2 दिन के बाद बुखार आता है, ठीक है। Number 4, post-erythrocytic zygogony. Sometimes some merozoites produced in erythrocytic zygogony reach the liver cell and undergo schizogonic development in liver cells. This is referred to as post-erythrocytic. You can skip these lines. These are not important for your malarial fever notes, ठीक है। Number 5, formation of gametocytes. तो अब जब मेरोजॉइट्स ब्लड में लिबरेट हो गया, यानी निकल चुका है, बुखार भी लग चुका है, अब देखो कुछ मेरोजॉइट्स जो हैं डिवीज़न नहीं करते, वो अपना डिवीज़न स्टॉप कर देते हैं और ये नए आरबीसी के अंदर एंटर करते हैं, अपने साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं और गोल बन जाते हैं, जिनको नया टर्म दे दिया जाता है गैमेटोसाइट्स, यानी ये अब गैमेट बनाने वाले सेल बन जाते हैं, ठीक है। ये डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक माइक्रो गैमेटोसाइट्स और मेगा गैमेटोसाइट्स, ठीक है। माइक्रो गैमेटोसाइट्स जो होता है वो मेल गैमेटोसाइट्स होता है, यानी ये मेल गैमेट बनाने वाला सेल होता है जो कि स्मॉल होता है और इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और कॉम्पैक्ट नहीं होता, थोड़ा सा लूज़ न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मेगा गैमेटोसाइट्स जो होता है वो फीमेल गैमेटोसाइट है, यानी फीमेल गैमेट बनाने वाला सेल है जो कि बड़ा होता है और छोटा होता है, इसका न्यूक्लियस जो है वो छोटा होता है, यानी कि ये साइज़ में सेल बड़ा होता है और उसका न्यूक्लियस छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। दे डू नॉट डिवाइड इन होस्ट आरबीसी। ये जो गैमेटोसाइट्स हैं, गैमेट बनाने वाले सेल, आरबीसी के अंदर यानी ह्यूमन के आरबीसी के अंदर डिवाइड नहीं करते। व्हेन दे इंजेस्टेड बाय फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो दे कंटिन्यू देयर डेवलपमेंट। जब मस्कीटो एनोफिलिस मस्कीटो फीमेल आके काटती है इस इन्फेक्टेड पर्सन को, तब उसके ब्लड के थ्रू ये गैमेटोसाइट्स उस फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के गट में चले जाते हैं, वहाँ पे ये अपना डेवलपमेंट शो करते हैं, यानी वहाँ जाके वो गैमेट बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे एसेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन मैन कंप्लीट होता है, जो कि बुखार वगैरह सब कुछ ले आ चुका है और गैमेटोसाइट्स भी बन गया है। अब पढ़ेंगे हम लोग मस्कीटो के अंदर इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है। सबसे पहले इंजेक्शन होगा। व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो बाइट्स अ मलेरिया पेशेंट इट सक्स ब्लड कंटेनिंग मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स। जब फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो इस इन्फेक्टेड पेशेंट को काटती है तो ये इसका ब्लड सक करती है, जिस ब्लड में क्या मौजूद होता है? मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स। इन द स्टमक द आरबीसीज एंड अदर फेज ऑफ पैरासाइट्स आर डाइजेस्टेड बट गैमेटोसाइट्स स्टे अलाइव। इसके स्टमक में क्या होता है? आरबीसी और जो पैरासाइट का अदर फेज़ है, मीरोजॉइट्स हो गया या फिर क्रिप्टोमीरोजॉइट्स, कुछ भी फेज़ है जो भी है, ये सब डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन ये गैमेटोसाइट्स कैसे भी करके ज़िंदा रह जाता है, ठीक है। अब होगा गैमेटोगोनी, यानी गैमेट बनेगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स फ्रॉम गैमेटोसाइट्स इज नोन एज गैमेटोगोनी और गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेटोसाइट्स से गैमेट का बनना क्या कहलाता है? गैमेटोगोनी या फिर गैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेट, माइक्रोगैमेट्स यानी मेल गैमेट्स। इन ईच माइक्रोगैमेटोसाइट्स nucleus divide by mitosis to produce 6 to 8 haploid daughter nuclei। हर एक माइक्रोगैमेटोसाइट्स में न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू, और एक न्यूक्लियस से कितना बन जाता है? 6 से 8 हैप्लॉइड डाउटर न्यूक्लियाई बन जाता है, जो कि पेरिफेरी पे जाके असेंबल हो जाता है। एक बात नोट करना, यहाँ पे गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका न्यूक्लियस पहले से ही हैप्लॉइड है, ठीक है। तो हैप्लॉइड में ही दोबारा से मियोसिस करोगे, इसका कितना और नंबर घटाना है भाई, ये पहले से ही हैप्लॉइड है इसलिए माइटोसिस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो अभी आगे जाके समझ में आएगा, अभी याद रखना, ठीक है। द साइटोप्लाज्म आउटग्रोज इनटू लॉन्ग थिन एंड फ्लैजिला लाइक प्रोजेक्शंस एंड अ आउटर न्यूक्लियस एंटर ईच वन ऑफ देम। अब क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा लंबा ग्रो करता है और पतला फ्लैजिला लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, और यहाँ पे जाके हर एक न्यूक्लियस जो 6 से 8 हैप्लॉइड डाउटर न्यूक्लियाई बना है, हर एक प्रोजेक्शन में जाके एंटर कर जाता है, ठीक है। द प्रोजेक्शंस ब्रेक अवे एंड एज मैच्योर मेल और माइक्रो गैमेटोसाइट्स
अब प्रोजेक्शन जो है वो यानी 6 से 8 जो प्रोजेक्शन बना था वो अब ब्रेक कर जाता है और इस तरीके से 6 से 8 मेल माइक्रोगैमेट्स हर एक मेल गैमेटोसाइट से बनता है, ठीक है। ईच मेजर्स फ्रॉम 20 से 25 माइक्रोमीटर इन लेंथ। फीमेल गैमेटोसाइट्स जिसको मेगा गैमेट्स यानी फीमेल गैमेट्स कैसे बनता है वो देखो। मेगा गैमेटोसाइट अंडरगोज सम रीऑर्गेनाइजेशन एंड बिकम अ फीमेल गैमेट दैट इज मेगा गैमेट और माइक्रोगैमेट और ओवम विच इज़ रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। यानी जो मेगा गैमेटोसाइट है वो कुछ उसमें चेंजेस होते हैं और वो क्या बन जाता है, ओवम बन जाता है, ठीक है। Fertilization. The megagamete gives out a small cytoplasmic projection, the cone of reception of fertilization cone. जो मेगागैमेट होता है यानी जो ओवम है वो एक स्मॉल साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकालता है जिसको कोन ऑफ रिसेप्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। व्हेन माइक्रोगैमेट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ मेगागैमेट, जब इस यानी कि माइक्रोगैमेट यानी कि स्पर्म जो है वो ओवम के कॉन्टैक्ट में आता है तो माइक्रोगैमेट जो है वो एंटर करता है कोन ऑफ रिसेप्शन में, ठीक है। वो क्या करता है, ये जो ओवम ने अपना साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकाला था उसमें स्पर्म एंटर करता है। इस तरीके से स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होता है और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी सिंगैमी हो जाता है और क्या बन जाता है, डिप्लॉइड जाइगोट। हैप्लॉइड ओवम हैप्लॉइड स्पर्म दोनों का हैप्लॉइड न्यूक्लियस इकट्ठा होता है और डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज है ookinete. The zygote remains rounded and motionless for some time. जो zygote है वो राउंड ही रहता है और मोशनलेस होता है यानी कोई मोशन नहीं शो करता कुछ वक्त के लिए। बट सून इट बिकम्स इलोंगेटेड वर्मीफॉर्म एंड मोटाइल। लेकिन कुछ टाइम बाद ये क्या करता है, बहुत जल्दी इलोंगेट हो जाता है यानी राउंड फॉर्म से ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, वो वर्मी फॉर्म यानी एक कीड़े की तरह, और ये मोटाइल हो जाता है। इट परफॉर्म्स व्रिगलिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट। ये हिलने डुलने वाला और ग्लाइड करने वाला, ससरने वाला मूवमेंट करता है। एंड इज़ नोन एज द वर्मिक्यूल और ookinete। और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वर्मिक्यूल और ookinete कहते हैं। यानी अभी ये जाइगोट ही है लेकिन इसका शेप बदला है, ठीक है। ये मोशनलेस से मोशन वाला बन गया है यानी कि नॉन मोटाइल से मोटाइल वाला स्टेज हो गया है जिसको ookinete कहते हैं। यानी नॉन मोटाइल स्टेज ऑफ जाइगोट से मोटाइल स्टेज ऑफ जाइगोट को क्या कहते हैं, ookinete कहते हैं। इट मेजर्स अबाउट 15 to 22 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 3 माइक्रोमीटर इन ब्रेड्थ, ठीक है। अब इंसिस्टमेंट, अब इस मोटाइल जाइगोट के ऊपर सिस्ट बनेगा, एक कवरिंग बनेगा। When the ookinete of Plasmodium reaches the mosquito's midgut wall, it penetrates and settles just under thin membrane that separates midgut from hemocoel. जब ookinete जो है वो प्लाज्मोडियम का जो ookinete वाला स्टेज है, जब मस्कीटो के मिडगट वॉल तक पहुंचता है, ये क्या करता है, उसके वॉल में पेनिट्रेट करता है, छेद करता है और एक उसके मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन के नीचे जाके जो कि हीमोसील और मिडगट को सेपरेट कर रहा होता है, उस मेम्ब्रेन के अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है, सेटल हो जाता है। हियर इट बिकम्स स्फेरिकल एंड बिगिंस टू इंसिस्ट। अब दोबारा से इलोंगेटेड वर्मिक्यूल फॉर्म जो है वो दोबारा से राउंड होता है और उसके ऊपर इंसिस्टमेंट होता है यानी कि एक सेल मेम्ब्रेन वाला वॉल बनता है, ठीक है। द इंसिस्टेड जाइगोट इज कॉल्ड oocyst और स्पोरोन्ट। अब ये मोटाइल जाइगोट राउंड हो गया, इंसिस्टेड हो गया, नहीं इसके ऊपर थोड़ा सा लेयर्स वगैरह बन गया है, तो अब इसको क्या कहते हैं, oocyst कहते हैं। क्या कहते हैं, oocyst। द oocyst grow in size and appear as a transparent round body on the stomach wall of the mosquito। ये oocyst जो है वो साइज़ में ग्रो करता है और अपीयर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट राउंड बॉडी की तरह स्टमक वॉल ऑफ मस्कीटो में। ऑफन 50 और मोर इन नंबर, लगभग 50 और 50 से ज़्यादा नंबर में ये दिखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, स्पोरोगोनी होगा। इन प्लाज्मोडियम मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन, नोट है ये, ठीक है। इन प्लाज्मोडियम मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट। प्लाज्मोडियम में मियोसिस जो कोई रिडक्शन डिवीजन है वो क्या होता है, जाइगोट में एज अ फर्स्ट डिवीजन
होता है, यानी जाइगोट जो है जब डिवाइड करता है सबसे पहली मर्तबा तो वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करता है, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो हैप्लॉइड हो जाता है। जाइगोट डिप्लॉइड होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम का सारा बाकी का जो स्टेज है, स्पोरोजोइट, क्रिप्टोजोइट, क्रिप्टोमिरोजोइट, ये सारे स्टेजेस, जितने भी स्टेजेस हैं वो सब हैप्लॉइड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जाइगोट में जो पहला डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है, यानी कि पहले ही डिवीजन से 2 सेल हैप्लॉइड वाले बनते हैं और फिर उसके बाद माइटोसिस होता है, यानी सारे सेल हैप्लॉइड होते हैं। यानी जाइगोट ही डिप्लॉइड होता है प्लाज्मोडियम के केस में, और बाकी जो भी फेजेस होते हैं प्लाज्मोडियम का वो सब हैप्लॉइड होता है। ठीक है। Each oocyst now enters a phase of asexual multiplication known as sporogony. अब क्या होता है, हर एक oocyst जो है वो asexual multiplication वाले फेज में एंटर करता है, जिसे स्पोरोगोनी कहते हैं। Nucleus of oocyst divides first by meiosis and subsequent by mitosis, forming as enormous number of small haploid nuclei. यानी कि ये जो oocyst जाइगोट है, oocytic जाइगोट है, ठीक है, ये सबसे पहले मियोसिस करता है, 2 सेल, उसकी वजह से जो सेल बनता है वो हैप्लॉइड होता है, और फिर उसके बाद उसमें जितने भी उस सेल में डिवीजन होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। इस तरीके से ये बहुत सारा हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। द डाउटर ऑफ न्यूक्लियाई अरेंज, यानी themselves along the free margins of cytoplasmic mass. जो साइटोप्लाज्म है अब ये oocyst का, उसके किनारे पे ये जितने भी डाउटर न्यूक्लियाई बने हैं हैप्लॉइड वो अरेंज हो जाते हैं। लेटर स्लेंडर एंड फिंगर लाइक प्रोसेसेस आर गिवन आउट फ्रॉम दी साइटोप्लाज्मिक बॉडीज एंड अ डाउटर न्यूक्लियस माइग्रेट्स इनटू ईच ऑफ देम। अब क्या होता है कि जहाँ पे न्यूक्लियस इकट्ठा हुए हैं किनारे पे, ठीक है, वहाँ का साइटोप्लाज्म जो है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में हर एक न्यूक्लियस अंदर की ओर एंटर कर जाता है। इन दिस वे अबाउट 10,000 माइन्यूट सिलेंडर एंड सिकल शेप बॉडीज कॉल्ड स्पोरोजॉइड्स आर फॉर्म्ड। इस तरीके से लगभग 10,000 बहुत सारे छोटे छोटे सिलेंडर और सिकल शेप बॉडीज़ बन जाते हैं, या जिसको स्पोरोजॉइड्स कहते हैं। व्हेन oocyst रप्चर दे माइग्रेट टू सलिवरी ग्लैंड, और जब ये oocyst रप्चर होता है, फटता है, तो ये जो स्पोरोजॉइड्स जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम का, वो मिड गट से, यानी कि मस्कीटो के स्टमक से सलिवरी ग्लैंड में माइग्रेट कर जाते हैं। और जब मस्कीटो जो है द मस्कीटो नाउ बिकम इन्फेक्टिव, अब इस तरीके से मस्कीटो जो है वो इन्फेक्टिव बन जाता है। ठीक है, डिजीज़ काउज करने वाला। When it bites a healthy person, और जब ये हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो thousands of sporozoids are injected in his blood along with saliva and start the cycle again. तो इस तरीके से इसके सलाइवा के साथ हज़ारों स्पोरोजॉइड्स जो हैं वो उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में जा मिलता है, और इस तरीके से दोबारा से इसका एसेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, यानी इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब जब ह्यूमन के अंदर ब्लड में लगभग आधा घंटे के लिए घूमेगा, फिर ये लिवर तक पहुंचेगा, लिवर के हेपेटिक सेल के अंदर घुसेगा, तो इसको हम नया टर्म देंगे। ठीक है, स्पोरोजॉइड्स को क्या कहने लगेंगे हम लोग, यहाँ पे लाइफ साइकिल समझते हैं। ठीक है, चले आए। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसने ह्यूमन को काटा है। क्या किया है, ह्यूमन को काटा है। तो देखें, ह्यूमन को काटा तो ये स्पोरोजॉइट जो है वो कहाँ घुसा, लिवर के अंदर। कहाँ घुसा, लिवर के अंदर। लिवर सेल के अंदर गया तो हमने इसको नया नाम दिया क्रिप्टोजॉइट। ठीक है, क्रिप्टोजॉइट जो है अब वो डिवाइड कर रहा है। डिवीजन के बाद जो नया सेल बना उसको हम लोगों ने क्या कहा, क्रिप्टोमिरोजॉइड्स। अब ये क्रिप्टोमिरोजॉइड्स जो है वो लिवर सेल के बर्स्ट होने से निकलता है बाहर, और फिर नए लिवर सेल में जाके घुसता है। नए लिवर सेल में जाके घुसता है तो ये क्या बनाता है, माइक्रो और मैक्रो क्रिप्टोमिरोजॉइड्स।
सॉरी, मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड या फिर माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड्स। यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो टर्म पहले दे दिया है, यहाँ पे सिर्फ होना चाहिए था मेटाक्रिप्टोजोइड। अब ये मेटाक्रिप्टोजोइड जो है, अब जब डिवाइड करता है तो उसकी वजह से जो नए सेल बनते हैं उसको हम क्या कहेंगे, मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड्स, जो कि दो तरह का होता है, माइक्रो और मैक्रो। ये जो माइक्रो वाला होता है ना वो आरबीसी पे अटैक करता है, लेकिन जो मैक्रो वाला होता है वो दोबारा से लिवर सेल पे अटैक करता है, ठीक है। तो अब ये माइक्रो क्रिप्टोजोइड जो है, ये क्या था, माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड्स, ये आरबीसी पे अटैक करते हैं, आरबीसी पे अटैक करते हैं। उसके बाद ये आरबीसी के अंदर क्या बनाते हैं, ट्रोफोजोइड। ये ट्रोफोजोइड फिर क्या बनाता है, सिग्नेट स्टेज, फिर अमीबॉइड स्टेज, फिर यहाँ पे स्काइजॉन बनता है जिसके अंदर स्किपनर स्टॉट्स दिखते हैं, फिर इसके अंदर हीमोजोइन बीच में इकट्ठा हो जाता है, और जब ये फटता है तो क्या होता है, यहाँ पे से मीरोजोइड्स बाहर की ओर निकलते हैं, और उसके साथ साथ हीमोजोइन भी बाहर रिलीज़ होता है जिसकी वजह से बुखार आता है। ये मीरोजोइड्स जो हैं दोबारा से आरबीसी के अंदर जाते हैं और या तो डिवीज़न शुरू कर देते हैं या फिर डिवीज़न स्टॉप करके ये गैमेटोसाइट में चेंज हो जाते हैं, जो कि मेगा गैमेटोसाइट बनाता है या फिर माइक्रो गैमेटोसाइट। मेगा गैमेटोसाइट्स ओवम बनाएगा मस्कीटो के अंदर जाके, और माइक्रो गैमेटोसाइट स्पर्म बनाएगा मस्कीटो के अंदर जाके, ठीक है। अब क्या होता है मस्कीटो के अंदर, ये देखो यहाँ माइक्रो गैमेटोसाइट आया, मेगा गैमेटोसाइट आया, तो उसके बाद क्या बना, मेगा गैमेट और माइक्रो गैमेट। अब यहाँ पे ही इस मेगा गैमेट का कोन ऑफ रिसेप्शन बना, फिर माइक्रो गैमेट इसके कोन ऑफ रिसेप्शन में एंटर करके क्या करेगा, यहाँ पे फ्यूजन करेगा, यानी सिंगैमी करेगा। देखो यहाँ पे एक्स फ्लैजिलेशन हो रहा है, यानी कि फ्लैजिला बन रहा है। खैर, इसी से मेगा गैमेट यानी कि स्पर्म बना, और फिर इस मेगा गैमेट से आगे फ्यूज़ किया और क्या बनाया, जाइगोट का ऊकाइनेट स्टेज आया। फिर यहाँ पे ये कहाँ घुस गया, स्टमक वॉल के अंदर, और वहाँ पे क्या बना लेता है, सिस्ट वॉल बना लेता है, अपने अराउंड एक और मेम्ब्रेन बना लेता है, और फिर ये बहुत बार डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद ये क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मास यहाँ पे इकट्ठा होता है। फिर ये क्या बनाता है, ये अपना शेप चेंज करता है, स्पोरोजोइड्स बनाता है, और ये स्पोरोजोइड्स सैलिवरी ग्लैंड में चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। उस इज बर्थ लिबरेटिंग स्पोरोजोइड्स इन सैलिवरी ग्लैंड, और फिर जब ये नए इंसान को काटता है तो दोबारा से ये वाला साइकिल चलने लगता है। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट कंप्लीट होता है। आपको ये डायग्राम एग्ज़ाम में बनाना बहुत ज़रूरी, भले आप लाइंस लिखना भूल जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने ये डायग्राम नहीं बनाया लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम का तो आपके मार्क्स कटेंगे, कंफर्म है कटेगा। तो जितने भी डायग्राम्स है वो बनाना मस्ट है, ये वाला बिल्कुल मस्ट है। तो यहाँ पर हमारा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और मलेरिया कंप्लीट होता है।